फ्रेंड्स, स्टडी विद कुश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में हम अभी तक भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बारे में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। आज हम भाग 4 पढ़ेंगे। आपको पहले ही बताया 22 भाग 12 अनुसूचियों के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके थे। फ्रेंड्स, यदि आप पिछले वीडियो ने देखे हो तो उन्हें ध्यान से देखिएगा जरूर, क्योंकि इनसे आपके प्रबल संभावना है कि क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आज जो होगा वो होगा भाग 4। भाग 4 में आपको बताया था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में जानकारी मिलती है। तो भाग 4 अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं 36 से लेकर 51 है। क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ठीक, अब हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व क्या है। ये यानी नीति निर्देशक के सिद्धांत के आधार पर ही हम एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कर सकते हैं। तो विश्व में आपके दो ही देशों के संविधान में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा मिलती है। पहला है आयरलैंड के संविधान में, और यहीं से भारत ग्रहण करता है आपका नीति निर्देशक तत्व, और भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा होती है। इन दोनों को छोड़कर विश्व के किसी भी संविधान में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा नहीं है। अब बात करते हैं आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्वों के विषय में जानकारी मिलती है, ये आपको पता है। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख अनुच्छेद और उन अनुच्छेदों में क्या कहा गया है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अनुच्छेद 37 कहता है, अनुच्छेद 37 कि नीति निर्देशक तत्व को हम न्यायालय द्वारा नहीं लागू करा सकते, लेकिन राज्य जैसे मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो हम उसे न्यायालय द्वारा लागू कराते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व में ऐसा नहीं है। फिर भी राज्य कोई भी विधि बनाएगा तो नीति निर्देशक तत्व में जो बातें होंगी एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, आपका देखिए, कोई पहले बात समझ लीजिए, कोई भी राज्य कोई कानून बनाता है और राज्य की संकल्पना में होता है कि उसके जनता का ज्यादा से ज्यादा हित हो। तो आपका जो नीति निर्देशक तत्व होगा उनकी बातों को ध्यान में रखकर ही वो कोई विधि बनाता है, उसका कर्तव्य होगा राज्य का। फिर से एक बार समझते हैं कि नीति अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, किंतु राज्य जब विधि बनाएगा तो नीति निर्देशक तत्वों का पालन करना उसका मूल कर्तव्य होगा। ठीक है, तो इसका जैसे वन लाइनर में पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 37 में कहा गया है नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आगे बात करते हैं हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 39 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद 39 इंपॉर्टेंट है आपका, इसे ध्यान से देखिएगा। 39 के काम में कहा गया है कि राज्य समान रूप से स्त्री व पुरुष के लिए आपका जीवन निर्वाहन के अवसर उपलब्ध करवाएगा। फिर से समझते हैं, राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें से स्त्री व पुरुष समान रूप से उनके जीवन निर्वाहन के अवसर जो मिले वो समान रूप से मिले। आगे बात कर लेते हैं ख में, 39 के ख में राज्य देश के जितने भी भौतिक संसाधन व उत्पादन के जो साधन होंगे उनके स्वामित्व की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित में हो।
मतलब सीधा से इसमें होगा प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए जीवन निर्वाहन के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना। स्त्री पुरुष को समान रूप से जीवन निर्वाहन के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा होगा जितने भी भौतिक संसाधन हो उनके स्वामित्व पर ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेगा कि सार्वजनिक हो। भौतिक संसाधन के स्वामित्व पर नियंत्रण सार्वजनिक हो। आगे बात कर लेते हैं ख में, ग में, कि जितने भी आपके उत्पादन के साधन होंगे उनका केंद्रीकरण न हो और आपका अधिक से अधिक सार्वजनिक हित में हो, यानी उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न किया जाए। उत्पादन के साधन का केंद्रीकरण न किया जाए, केंद्रीकरण न किया जाए। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए उसे समान वेतन मिले। ये आपके नीति निर्देशक तत्व के 39 के घ में ये प्रावधान को पूछा जाता है। अब आंदोलन जो होते समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग इसी के अनुरूप होता है। यदि ये मूल अधिकार में होता समान कार्य के लिए समान वेतन तो न्यायालय इसे लागू करा देती। इसीलिए इसको नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है कि राज्य प्रयास करेगा कि चाहे स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए उसे समान पारिश्रमिक मिले। तो क्वेश्चन को पूछा जाता संविधान के किस अनुच्छेद में इसका समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, तो अनुच्छेद 39 के घ में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है आपका अनुच्छेद 39 का घ। आगे हम बात करते हैं अंग की। इसमें कहा गया है आपके राज्य श्रमिक पुरुष या स्त्री कोई भी हो उनकी शक्तियों का दुरुपयोग ना हो। दूसरा आपके जो सुकुमार बाल्यावस्था है उनकी बाल्यावस्था वाले युवक जो हैं उनका भी दुरुपयोग, उनकी शक्तियों का भी दुरुपयोग ना हो। यानी ये कह सकते हैं राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा चाहे श्रमिक हो, श्रमिक में पुरुष या स्त्री कोई भी हो, उनकी शक्तियों का स्वास्थ्य एवं शक्तियों का दुरुपयोग ना हो। और च में प्रावधान किया गया है कि आपके बच्चों और युवा युवकों को किसी भी प्रकार का शोषण ना हो। ये आपके च में प्रावधान किया गया है, राज्य ऐसा प्रयास करेगा। इंपॉर्टेंट ये चार है, इनको भी समझ लेते हैं। घ में कि राज्य श्रमिक पुरुष व महिला के स्वास्थ्य व शक्ति का दुरुपयोग न होने दे। दूसरा आपके जो च होगा राज्य आपके बालकों जो युवावस्था व बच्चों के शोषण से रक्षा करेगा, ऐसा प्रावधान कहा गया है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये चार हैं। पहला क्या होगा, स्त्री पुरुष को समान रूप से जीवन निर्वाहन के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा राज्य, 39 के क्रम में। ख में कहता है भौतिक संसाधनों के स्वामित्व पर जो नियंत्रण होगा वो अधिक से अधिक सार्वजनिक होगा। दूसरा आपका तीसरा जो होगा वो उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण हो, ना कि केंद्रीकरण हो। और चौथा जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, समान कार्य के लिए समान वेतन देने की व्यवस्था राज्य करेगा, उसका यानी मूल कर्तव्य है। आगे हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 40 की। अब आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 40 का, खूब पूछा जाता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। ग्राम पंचायत
के गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद आपका जो 41 है, अनुच्छेद 41 में सब राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिले। सभी नागरिकों को, फ्रेंड इनको देखते जाइएगा और लिखते जाइएगा, क्योंकि पूछे जाते हैं। आप लिखेंगे तो लिखने से ही सबसे अच्छा अभ्यास होता है। आप देख लेंगे फिर बाद में कंफ्यूज में गलत कर देंगे। तो लिखिए, सबसे ज्यादा लिखने का प्रयास किया करिए। अनुच्छेद 41 में कहा गया, सभी नागरिकों को आपके उनकी योग्यता के अनुसार कार्य मिले। उनकी योग्यता के अनुसार कार्य। आगे अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज्य प्रयास करेगा कि उसके जो नागरिक हैं वो कार्य करे, लेकिन अपनी अनुकूलता में स्थित पर कार्य करे। ये नहीं है कि उनके जान के जोखिम में डाल के काम की कराया जाए। तो यानी राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि जो उसके नागरिक हों अपने अनुकूलता में स्थित पर कार्य का निष्पादन करेंगे। राज्य प्रयास करेगा कि उसके नागरिक अनुकूलता में स्थित पर कार्य करें, अपनी अनुकूलतम स्थिति पर कार्य करें, ऐसा प्रयास करेगा। अब देखिए, ये खूब ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अनुच्छेद 43 में कि जितने भी आपके कृषि एवं उद्योग पे लगे मजदूर होते हैं उनको जीवन के निर्वाहन के लिए वेतन पारिश्रमिक की आवश्यकता होती है। तो राज्य ऐसा प्रावधान करेगा, और जो मनरेगा का कॉन्सेप्ट आता है वो यही अनुच्छेद 43 से आता है। खूब क्वेश्चन ये पूछा हुआ, मनरेगा का कॉन्सेप्ट कहाँ से, किस अनुच्छेद से आता है? तो अनुच्छेद 43 से आता है। इसमें कहा गया है, देखिए जैसे किसान होता है, किसान का आपका फसल जो होगी 3 महीने 4 महीने बाद बिकेगी, उसको धन आएगा 3 महीने 4 महीने बाद। तो बीच का जो समय होगा उसमें खर्चे तो कुछ ना कुछ लगे ही होते हैं। तो अपने जीवन निर्वाहन के लिए क्या करे? तो मनरेगा जैसे काम आ गए, तो आपको जैसे खेती की सिंचाई कर लिया, इसके बाद खाली बैठा है तो उसे कार्य मिला मनरेगा का, तो वहां से पैसे मिले, तो जो आपको यानी कुल मिला के उनके जीवन निर्वाहन चलता रहेगा। तो आपका अनुच्छेद 43 कहता है कृषि एवं उद्योग में लगे हुए मजदूरों को, कृषि एवं उद्योग में लगे हुए मजदूरों को जीवन निर्वाहन के लिए, जीवन निर्वाहन के लिए वेतन आदि की व्यवस्था करना। अब मनरेगा का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की बात की गई है। अनुच्छेद 41 में सभी नागरिकों को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिले, अनुच्छेद 41 में कहा गया। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि उसके जो नागरिक हों उनकी अपनी अनुकूलता में स्थिति पर ही कार्य करें। और 43 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कृषि व उद्योग में लगे मजदूरों को जीवन निर्वाहन के लिए कुछ वेतन मिलना चाहिए। मनरेगा का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका इसी लक्ष्य की प्रतिपूर्ति के लिए लाया गया था, जो अनुच्छेद 43 में है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 44 की। देखिए, अगला जो अनुच्छेद होगा वो अनुच्छेद 46 पढ़ते हैं। राज्य एससी व एसटी को किसी भी प्रकार के अन्याय व शोषण से
उनकी रक्षा करेगा, शोषण से रक्षा करेगा। ये आपके अनुच्छेद 46 में कहा गया है। और अनुच्छेद 47 जो कहता है, राज्य अपने समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार व स्वास्थ्य के लिए कार्य करेगा। जीवन स्तर पर सुधार व स्वास्थ्य कल्याण पर कार्य करेगा, स्वास्थ्य पर कार्य करेगा। अब आगे बात कर लेते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में ये कहा गया है, राज्य कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन का आधुनिकीकरण करने का प्रयास करेगा और जितने भी दुधारू नस्ल के जानवर होंगे उनके संरक्षण का भी प्रयास करेगा। ये अनुच्छेद 48 में कहा गया है। अनुच्छेद 48 में क्या गया, कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक व वैज्ञानिकीकरण करने का प्रयास करेगा। अगला बात करेंगे हम। और दूसरा, जितने भी दुधारू पशु होंगे उनके नस्लों का संरक्षण करने का प्रयास करेगा। अब 48 के क में, ये इंपॉर्टेंट है आपका, कई बार पूछा हुआ, 48 के क में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की बात करता है। राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रयास करेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करेगा। तो प्रयास राज्य करेगा। आगे हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 39 में, कि राज्य प्रत्येक स्मारक, कलात्मक, ऐतिहासिक रुचियों के स्थानों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। फिर से देखिए, अनुच्छेद 49 कहता है, जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जितने भी कलाएं हैं, उनके जैसे कंधार कला, मथुरा कला, इनके संरक्षण का प्रयास राज्य करेगा। अनुच्छेद आपके 49 में कहा गया, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐतिहासिक इमारतों और जितने भी कलात्मक सांस्कृतिक चीजें हैं उनकी रक्षा करने का प्रयास राज्य करेगा। अनुच्छेद 39 में ये कहा गया है। अब आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 50 व 51, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार इन्हें फिर देख लीजिए। अनुच्छेद 46 में क्या कहता है, SC ST के में किसी भी प्रकार के अन्याय व शोषण से राज्य रक्षा करेगा उनको। और 47 में क्या है, जीवन स्तर में सुधार व स्वास्थ्य का प्रयास करेगा राज्य। 48 में आपका कृषि व पशुपालन को वैज्ञानिकरण करने का प्रयास करेगा। दूसरा था 48 के क में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का भी प्रयास करेगा। 49 में कहा गया है, राज्य का कर्तव्य है कि जितने भी स्मारक हैं और जितने भी सांस्कृतिक कलाएं हैं उनके संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करेगा। आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 50 व 51। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास राज्य करेगा। यानी इसमें कह सकते हैं, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण करना, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। और अनुच्छेद 51 में जो है, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी शांति होगी एवं सुरक्षा और भारत की विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं विदेश नीति के बारे में कहा गया है। ये आपके रहे नीति निर्देशक तत्व।
फ्रेंड्स, ये आपके रहे जाके 36 से लेकर के 51 के मध्य जो नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई थी संविधान में, उसकी एक झलक थी। इन्हें हम लिख लेंगे। और पर फ्रेंड्स, लिखने से ये होगा, भले आप पीछे पढ़ें बुक में, हाइलाइटर लगाए हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा यदि आप एक बार लिख लेंगे। 60 भी लिखिए, एक अक्षर लिखिए, संकेत में बना के लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में। इससे होगा क्या, जब आप रिवाइज करेंगे एग्जाम के, पता चला 2 घंटे में आपकी पॉलिटी पूरी रिवाइज हो गई। क्यों? क्योंकि आप अपने हाथ से लिख रहे हैं। यही आप हाइलाइटर चला रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। उसको रिवाइज करने में भी आपको उतना ही टाइम वेस्ट होगा। तो आप फ्रेंड्स प्रयास करिए कि हर नोट्स आपकी, हमें पता है आपकी पहले कई बार ये सब पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी एग्जाम है, मस्ती से हम पढ़ते चलते हैं, 60 में नोट्स बनाते जाते हैं अपने हाथ की। यानी जितने भी आपके साल के एक एग्जाम को यदि टारगेट करें तो उसको देख के एग्जाम डेट को, तो एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल बना के फोकस करिए कि हम इतने दिन में ये कवर कर लेंगे कि नहीं कवर कर लेंगे। देखिए, मैं अपनी बता दूं आपको, ये जो आपके वीडियो आ रहा है, 1 दिन में आ रहा है, 2 दिन में आ रहा है, ठीक है। कभी आपके करंट का आएगा, कभी मॉडर्न हिस्ट्री का आएगा, कभी आपका पॉलिटी का आ जाएगा, कभी विविध का आ जाए, लेकिन मैं यकीन से कह रहा हूँ आपकी पूरी पॉलिटी खत्म कर दूंगा। भारतीय संविधान आपका पहुंचा दूंगा 300 आपके 93 अनुच्छेद तक। अभी 50 दिन है ना, क्योंकि मैं अपना फ्रेम कर रखा हूँ। पूरे करंट पढ़ा दूंगा और आपके 1947 तक के आधुनिक भारत उसको पढ़ा दूंगा। ये वादा है आपसे। बस आप लिखते चलिएगा, ये 4 सब्जेक्ट छोड़ दीजिएगा, साथ में मैं विविध भी करा दूंगा। आपके वीडियो मिलते जाएंगे, ये वादा है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।